नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? देखिए, इधर बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था लैपटॉप में, जिस वजह से अभी क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, आज से फिर से आपको ऑनलाइन क्लासेज मिलेंगी। पहले की तरह जैसे मिलती थी आपको वैसे ही सेम मिलेंगी। जो है 4 बजे आपको ऑनलाइन क्लासेज केमिस्ट्री की मिलेंगी। इसके साथ फिजिक्स और मैथ्स की भी जो क्लासेज हैं वो भी दो चार दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अतुल सर बाहर गए हैं। तो जैसे ही वो आ जाएंगे आपको तुरंत क्लासेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए देखिए, बीच में इधर आपका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। कई सारे बच्चे बार बार फ़ोन कॉल्स करके पूछ रहे हैं, सर सिलेबस कैसे क्या है। मैंने आपको बताया भी था। देखिए, सिलेबस में आपका केवल 3 चैप्टर कटा है। एक है आपका बहुलक, जो कि पीछे का चैप्टर था, ये कट गया है। दूसरा चैप्टर आपका है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन, हालांकि इसको मैं पहले भी नहीं पढ़ा था, तो ये बच्चे खुद ही पढ़ लेते थे। तो एक ये चैप्टर आपका कट गया है। और एक चैप्टर आपका जो आपने पढ़ लिया, अब क्या बताया, आपने पढ़ लिया उसको। अब चूंकि अगर मैं नोट्स भी ना भेजता आपको तब भी ये था, क्योंकि पता भी नहीं था कि जो चैप्टर कटेगा नहीं कटेगा। तो अभी आया जो 2-4-10 दिन के पहले की न्यूज़ है कि हाँ 30% सिलेबस आपके कम होंगे। तो एक चैप्टर है आपका तत्वों का निष्कर्षण, सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये 3 चैप्टर आपके कट गए। तो केवल यही 3 चैप्टर ही कटे हैं। बाकी अब कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस से कम नहीं हुआ है। अब ये ध्यान देंगे, अब कोई चैप्टर आपका कम नहीं हुआ है। ठीक। और एक चीज़, कुछ बच्चे कह रहे थे सर पी ब्लॉक में केवल 2 ही यूनिट शो करा। ऐसी कोई बात नहीं है। पी ब्लॉक में जितना है 15, 16, 17, 18, आपको ये 4 ब्लॉक पढ़ने पी ब्लॉक में। 15, 16, 17, 18 ये 4 वर्ग हैं पी ब्लॉक के, और ये चारों पढ़ने हैं पी ब्लॉक में। ठीक ना। और कुछ लोग कह रहे थे सर उत्प्रेरक चैप्टर नहीं दिया है, क्योंकि कई सारे फोन कॉल्स मेरे पास है बच्चों के, कह रहे थे सर उत्प्रेरक चैप्टर भी नहीं दिया सिलेबस में। देखिए, उत्प्रेरक चैप्टर अलग से नहीं है, ये पृष्ठ रसायन में ही उत्प्रेरक चैप्टर है। पृष्ठ रसायन में ही उत्प्रेरक चैप्टर इंक्लूड है। मैंने आपको इसको अलग इस वजह से पढ़ा जिससे जो चैप्टर आपका है वो लंबा आपको ना लगे। नहीं तो पृष्ठ रसायन यानी पूरा कोलाइडी आपको पढ़ाया जाता है, इसके बाद उसी में अगर हम आपको उत्प्रेरक भी पढ़ा देते तो आपको चैप्टर लंबा लगने लगता, फिर आप बोर हो जाते, सर इतना लंबा चैप्टर कैसे हम पढ़ेंगे। इस वजह से मैंने ये दोनों जो चैप्टर हैं इसको मैंने अलग अलग करके पढ़ा है। ठीक ना। बाकी सारे टॉपिक्स वही हैं जो पुराने टॉपिक्स थे, कोई भी टॉपिक्स आपका कटा नहीं है। देखिए, दूसरी चीज़, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग मेंटेन ही है। क्योंकि पहला चैप्टर हमने वैद्युत रसायन पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। दूसरा चैप्टर रासायनिक बलगतकी भी हमने उसको कोचिंग में मैंने आपको पढ़ा था, ऑफलाइन में ही, केमिकल काइनेटिक्स जिसे कहते हैं। तीसरा चैप्टर पृष्ठ रसायन, इसको मैंने आधा आपको पढ़ाया था। हालांकि इसका आपको पूरा नोट्स मिल गया, हमने इसको पूरा लिखा है। अब कहाँ तक मैंने पढ़ा था ये मुझे याद नहीं है, इस वजह से मैंने नोट्स आपको भेज दिया था। और अब जब कभी ऑफलाइन कोचिंग खुलेगा तब आप बताइएगा, तो इसको आगे से इसको पढ़ा दिया जाएगा। चौथा उत्प्रेरक का नोट्स भी भेज दिया गया है, और उत्प्रेरक का वीडियो भी आपको 3 वीडियो मिल गया है। आज अभी चौथा वीडियो मिल जाएगा, 4-5 वीडियो में खत्म हो जाएगा उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक चैप्टर हमें पढ़ाना नहीं, क्योंकि उत्प्रेरक का नोट्स प्लस वीडियो आपको दोनों मिल गया है। हाँ, अगर मान लीजिए उत्प्रेरक में कहीं कोई डाउट होगा तो आप क्लास में आइएगा कभी, तो उसको हम आपको क्लियर कर दूँगा उत्प्रेरक क्या है। ठीक। इसके बाद 5वां तत्वों का निष्कर्षण सिद्धांत कट ही गया है, कोई मतलब नहीं है। 6वां पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में, चूंकि पी ब्लॉक चैप्टर बहुत लंबा है, पी ब्लॉक में अभी आप पढ़ रहे हैं वर्ग 15 का नोट्स लगातार आपको भेजा जा रहा है। ठीक ना। लगभग 10 नोट्स चला गया होगा, 10-11 जो भी नोट्स है। तो लगभग 10 पार्ट में आपका पी ब्लॉक का नोट्स वर्ग 15 का गया है। अभी इसमें नोट्स बचा ही है जो है। ठीक ना। तो चलिए, कम से कम जहाँ किधर कहीं कुछ नहीं पढ़ाई चला है, तो कम से कम कुछ भी इधर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा आगे के लिए। ठीक ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप थोड़ा सा टेंशन में लेने लगिएगा कि नहीं हमारा कोर्स नहीं चल रहा, हमारा सिलेबस नहीं खत्म हो पा रहा है, कैसे क्या है कैसे नहीं। क्योंकि देख ही रहे हैं महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो इसमें अब भाई क्लास ऑफलाइन तो बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल, अब क्या कहें ऑफलाइन पढ़ाने के लिए। क्योंकि जब तक कोई सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आ जाता, कोई गाइडलाइंस उनकी नहीं आ जाती, तब तक हम नहीं पढ़ा सकते। हाँ, हालांकि ये नहीं, क्योंकि कई सारे बच्चे फ़ोन कर कॉल्स करके हमारे पास कहे सर कोचिंग चल रहा है और जहाँ चल रही है कोचिंग, जो देखिए जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने दीजिए। लेकिन अब भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम दिक्कत है, क्योंकि घर पे पहली बात, तो उसके बाद फिर एकदम नहीं पढ़ा सकते, जान लीजिए। तो चलिए, नहीं पढ़ा सकते कोई बात नहीं है। ऑनलाइन तो कम से कम आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री में आपको ऑनलाइन क्लास ही दे रहे हैं, तो कम से कम यही आप पढ़िए।
चलिए, और सबसे पहले तो धन्यवाद उन लोगों का बोलूँगा जिन्होंने कमेंट्स हमने किए, पॉजिटिव कमेंट्स किए, बहुत अच्छा कमेंट्स सब हमें लगा। आप लोगों ने जो कमेंट्स हमारे लिए किए वो बहुत ही अच्छा हमको लगा। जो है कम से कम आप जो कमेंट्स करते हो तो इससे हम लोगों की एक एनर्जी आती है और हम फिर से मेहनत करने के लिए तत्पर होते हैं कि चलिए बच्चे कम से कम एक्टिव हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोगों को हम कुछ दे सके। तो ये वीडियो आपके लिए फिर से आज पार्ट 4 उत्प्रेरक का जा रहा है। आप वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए देखते तो हैं करीब मेरे चैनल पे करीब लगभग जो है 1200 व्यू हो गए हैं, लेकिन उसमें लाइक जो है करीब 50 से 60 लाइक है। तो ऐसा मत किया करिए, आप वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक भी किया करिए जितने लोग देखते हैं, और साथ साथ वीडियो को शेयर करके और कमेंट जरूर कीजिए भाई। कमेंट्स आप जरूर कीजिए, चाहे आपको अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिखिए उसको जो है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो हम लोग उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा। चलिए आप देखते हैं कितने लोग कमेंट्स करेंगे जो, ठीक ना। चलिए, तो पार्ट 3 तक जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। आज जो पार्ट 4 है वो है आपका अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत आज आपको यही पढ़ना है। अधिशोषण का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, अधिशोषण के सिद्धांत में क्या होता है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये कोई ठोस पदार्थ है, और इस ठोस पदार्थ का ये क्या बताइए, सरफेस माने पृष्ठ है। ये ठोस पदार्थ का क्या है बताइए, ये ठोस पदार्थ का पृष्ठ है। और इस ठोस पदार्थ पर जब कोई पदार्थ आकर देखिए क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। देखिए चिपक जा रहा है नहीं जा रहा है, बताए चिपक जा रहा है ना। देखिए जब इस ठोस पदार्थ पर कोई पदार्थ आकर क्या हो जाए, चिपक जाते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं अधिशोषण। उन्हीं को क्या कहा जाता है बताइए, उन्हीं को कहते हैं अधिशोषण। यानी कहने का मतलब जैसे ये कोई ठोस है और इस ठोस का ये क्या है बताइए, पृष्ठ है। इस ठोस का ये क्या है बताइए, पृष्ठ। और इसी ठोस के पृष्ठ पर जब कोई और पदार्थ आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है अधिशोषण। अब इनका सिद्धांत क्या था, देखिए इनका सिद्धांत ये है, जैसे मान लीजिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं 2H2 + O2 इट गिव्स आउट, और ये बना आपका 2H2O। और ऊपर हम लगा रहे हैं उत्प्रेरक प्लेटिनम यानी Pt उत्प्रेरक लगा। अब देखिए ये आपका 2H2 + O2 ये अभिकारक है। ये बताइए क्या है आपका, अभिकारक। तीर के बाद वाला ये क्या बना आपका, उत्पाद। और Pt क्या है आपका, उत्प्रेरक। Pt क्या है बताइए, Pt आपका उत्प्रेरक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, और ये क्या बताइए, उत्प्रेरक है। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने चल रहा हूँ आपको। क्या होता है, अधिशोषण का सिद्धांत क्या कहता है कि ये जो Pt उत्प्रेरक है, आपने अभी जो Pt उत्प्रेरक देखा, इस Pt उत्प्रेरक पर क्या होता है, जो अभिकारक के अणु होते हैं, अभिकारक के अणु कौन कौन थे, जैसे O2 था और कौन था, H2। तो यही उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक के अणु बताइए आकर चिपक गए हैं कि नहीं, बताएं आप, आकर बंध गए हैं कि नहीं, चिपक गए हैं कि नहीं, बताइए। देखिए चिपक रहा है ना। देखिए इधर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से एक बार। ये आपको उत्प्रेरक है, Pt उत्प्रेरक है, और यहाँ पे आपके अभिकारक अणु हैं। अभिकारक के अणु 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये आपके क्या है बताइए, H2 यानी हाइड्रोजन। तो जब किसी उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक के अणु आकर चिपक जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है अधिशोषण का सिद्धांत। उन्हीं को क्या कहते हैं बताइए, उन्हीं को कहते हैं अधिशोषण का सिद्धांत। क्लियर हुआ कि नहीं, बताएं। जब किसी उत्प्रेरक, ये सब उत्प्रेरक है ना, जब किसी उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक के अणु आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है अधिशोषण का सिद्धांत। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। कहने का क्या मतलब था कि ये सारी चीज़ें बताइए, Pt क्या है, Pt नीचे रहेगा क्योंकि ये मान लीजिए आपको प्रेरक है, और इस पे अभिकारक 2 थे, एक था आपका H2 और एक आपका क्या था, O2। अब चाहे H2 इधर लिखो चाहे O2 इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों आकर इनसे चिपके और ये दोनों आकर इनसे चिपक गए, तो यही आपका क्या हो गया। आप ऐसे कीजिएगा कि जिससे चिपक जाए, ठीक है, दूर दूर भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यही आपका क्या होगा, ये होगा आपका क्या, अधिशोषण का सिद्धांत। ये हो गया, क्लियर हुआ ना, बताएं। तो माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत और दूसरा हमने क्या देखा, अधिशोषण का सिद्धांत। ये 2 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई दिक्कत होगा बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए अगला हम देखते हैं एंजाइम।
एंजाइम उत्प्रेरक। अगला जो टॉपिक है आपका बच्चों वो है एंजाइम उत्प्रेरक। देखिए क्या होता है एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में देखते हैं। क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो हमारे जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। जो एंजाइम, बायो वाले बच्चे जानते होंगे एंजाइम के बारे में, और आप लोग भी पढ़े होंगे हाई स्कूल में, एंजाइम और हार्मोन्स पढ़े होंगे आप। जो एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है, जीवित कोशिका, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उस सब में एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि बिना एंजाइम के पाचन की क्रिया संभव ही नहीं हो सकती, इसलिए एंजाइम जरूर पाया जाता है। जैसे हम जैसे ही भोजन को मुंह में लेते हैं तुरंत टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, हमने पढ़ा होगा। जैसे ही भोजन हम लेंगे, भोजन का पहला खुराक ही जैसे लेते हैं तुरंत मुख से टाइलिन नामक एंजाइम का श्रवण होने लगता है, वही भोजन को धीरे धीरे चिकना बनाता है, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे हमारे कहाँ होती है, ग्रास नली से होते होते आमाशय अग्नाशय में होती हुई चली जाती है। तो एंजाइम जो होता है वो पहले सबसे पहले कहाँ पाया जाता है बताइए, एंजाइम जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखिए एंजाइम नहीं है, यहाँ एंजाइम के बाद उत्प्रेरक शब्द लगा है। यहाँ एंजाइम के बाद कौन सा शब्द लगा है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया था, उत्प्रेरक का काम होता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। तो ये जो एंजाइम उत्प्रेरक होता है ये हमारे शरीर की क्रिया को, जैसे वहाँ कहते थे अभिक्रिया की क्रिया ना, तो यहाँ क्या कर देंगे, शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया को क्या कर देना, परिवर्तित कर देना, शरीर की क्रिया को परिवर्तित कर देना। तो ये जो एंजाइम उत्प्रेरक होता है बच्चों, ये हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या कर देता है, प्रेरित कर देता है। तो पहली चीज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरी चीज, ये जो एंजाइम प्रेरक होते हैं वो हमारे शरीर की क्रिया को क्या कर देते हैं, शरीर की क्रिया को प्रेरित कर देंगे। जो हमारी क्रियाएं हैं शरीर की उसको क्या कर देती हैं, प्रेरित कर देती हैं। दो चीज समझ में आ गया ना। तीसरी चीज, जो एंजाइम प्रेरक होता है बच्चों वो नाइट्रोजन युक्त होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है और जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं और जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल का क्या मतलब है, जटिल का मतलब इनकी संरचना बहुत कठिन होती है। आगे आपको ऑर्गेनिक हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में फिर से पढ़ाया जाएगा, पूरी इसकी संरचना तब हम आपको बताएंगे कैसे इसकी संरचना बनती है। अभी खाली ये जानिए कि नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो तीन चीज, एंजाइम जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, एंजाइम शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, प्रेरित करता है, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे कुछ एंजाइम का नाम, जैसे आपका ले लीजिए, एक हम रिएक्शन लिखते हैं C6H12O6, मान लीजिए आपका है ग्लूकोज, मान में क्या है ही ग्लूकोज, तो ये बनेगा 2C2H5OH और प्लस क्या 2CO2, यानी एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इसके ऊपर जो हम एंजाइम लगाएंगे बच्चों वो लगाएंगे जाइमेस। जो एंजाइम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हम जाइमेस लगाते हैं। अब इसका काम क्या है देखिए, जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, हम ग्लूकोज किस में पाया जाता है, मीठे पदार्थ किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या हो गया आपका, चीनी हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हम लेते हैं मीठा पदार्थ ना। तो किसी के माध्यम से जैसे ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर गया, तुरंत हमारे शरीर का जो एंजाइम है कौन, जाइमेस, तुरंत वो क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज है इसको कार्बन डाइऑक्साइड में और C2H5OH में यानी एल्कोहल में क्या कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है। तो यही हमारा क्या हो गया बताइए, ये हो गया हमारा एंजाइम उत्प्रेरक यानी जाइमेस हो गया। दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं C12H22O11 यानी सुक्रोज प्लस क्या H2O, रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होने के बाद तुरंत क्या बनेगा देखिए, जैसे बन जाएगा C6H12O6, एक बना ग्लूकोज और दूसरा बन जाएगा क्या C6H12O6, सूत्र समान है लेकिन इसका नाम रहेगा फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या होता है वहाँ आपको बताएंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब। और इसके ऊपर हम एंजाइम लगाएंगे इन्वर्टेस। कौन सा एंजाइम लगाएंगे बताइए, इन्वर्टेस। इन्वर्टर मत कहिएगा, इन्वर्टेस है ये, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इन्वर्टेस, इन्वर्टेस एंजाइम। तो ये इन्वर्टेस एंजाइम क्या करेगा, इन्वर्टेस एंजाइम जो सुक्रोज हम लेंगे उसको तुरंत ये क्या कर देगा, उसको प्रेरित करेगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा, एक ग्लूकोज में दूसरा क्या फ्रक्टोज में। समझ में आ रहा है कि नहीं बातें। यानी जो एंजाइम होता है, एंजाइम प्रेरक जो होता है वो क्या करता है बताइए, पहली बात तो वो जीवित कोशिकाओं में पाया जाएगा, निर्जीव में नहीं पाया जाएगा, एकदम जाने रहिएगा, ये जीवित में पाया जाएगा, जीवित। दूसरा, जिससे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है तो ये शरीर की क्रियाओं को प्रेरित करेगा, किसकी क्रिया को, शरीर की क्रिया को प्रेरित करेगा। तीसरा, ये जो होंगे क्या होंगे बताइए, नाइट्रोजन युक्त होते हैं और
कार्बनिक यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इनवॉल्टेस हो गया, जाइमेस हो गया, ये सारी चीज़ें। बताइए बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज़ें हैं। देखिए जो चीज़ें अंदर समझ में आया करें, आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो। अगर उस पर भी नहीं कर पा रहे हो तो जो है पर्सनल नंबर है, उस पर कमेंट करके पूछ लो। टॉपिक को क्लियर कर लिया करिए जो है, ठीक ना? क्योंकि देखिए सरकार की मंशा पूरी है, आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसको इस आधार पर रखा गया है कि जिसमें से आधे से ज़्यादा पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से हो जाए। सरकार पूरी तरीके से आपकी क्लास चलाने के लिए एकदम तैयार नहीं है, वो बस यही कह रही है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपकी पढ़ाई हो जाए। दूसरे पार्ट में जो रखा गया है उसमें ये रखा गया है कि बच्चे कुछ पार्ट खुद ही पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे सरल पाठ पढ़ाए जाएंगे, रखे जाएंगे जिनमें बच्चे खुद पढ़ लें। और तीसरा आपका क्या है, प्रोजेक्ट है, यानी 3 पार्ट में इस वजह से बांट कर रखा गया आपके सिलेबस को। तो इस वजह से बहुत भैया सावधानी से पढ़ना है। और पेपर होगा, ये मत मान के चलिएगा पेपर नहीं होगा। कल कुछ बच्चे हमसे मिले थे, बता रहे थे सर इस बार 17 शून्य हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, 17 तो कुछ नहीं शून्य होगा, पेपर होगा। देखिए 9 अगस्त को जो है यूपी बीएड का पेपर है। तो बताइए जबकि इतना ज़्यादा महामारी फैला है, तो जब 9 अगस्त को यूपी बीएड का पेपर हो सकता है, तो क्या आपका पेपर नहीं होगा? आपका पेपर तो फरवरी में है, तब तक इस सिचुएशन भी सही हो जाएंगी। 15 अगस्त तक उम्मीद है कि कुछ वैक्सीन भी आ जाए, अगस्त नहीं तो सितंबर अक्टूबर तक वैक्सीन भी आ जाएंगे। तो ये मान कर चलिएगा आपका सब कुछ होगा, पेपर सब कुछ होगा। तो पढ़ाई एकदम भैया कायदे से करते रहिए, ठीक ना? चलिए एंजाइम क्लियर हो गया। आगे क्या अगर हम बात करें तो वो है आपका एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि। एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि। देखिए क्या होता है एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि। जो बच्चों एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि होता है, जैसे देखिए मैंने आपको माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी ना, कि क्या होता है, अभिकारक होता है और एक उत्प्रेरक होता है, दोनों मिलते हैं और माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। फिर क्या होगा, ये जो माध्यमिक यौगिक होता है वो दूसरे अभिकारक से क्रिया करता है और क्या बनता है, उत्पाद बन जाता है। और उत्प्रेरक क्या हो जाता है, अपने आप निकल कर क्या हो जाता है, भाग जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। इसमें क्या होगा, देखिए ई माने एंजाइम, ई माने एलिफेंट में समझ लेना हाथी, हाँ ई फॉर एंजाइम। और यस फॉर मान लीजिए कोई अभिकारक, सबस्टेंस जिसे कहता है अभिकारक, यानी कोई एक एंजाइम मिलता है और एक अभिकारक मिलता है, मिलकर बनाते हैं ईएस, यानी कोई माध्यमिक यौगिक। क्या मिलकर बनाएंगे, ईएस। ईएस मैंने क्या कहेंगे, माध्यमिक यौगिक कहते हैं। तो इसी को कह दो आप संकर या माध्यमिक यौगिक होता है। फिर क्या होता है, ये जो ईएस होता है बच्चों, ये पुनः रिएक्शन करता है और जो हमारा ई है यानी एंजाइम वो अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट यानी कि हमारा क्या हो जाता है, मिल जाता है। यानी ईएस प्लस, मान लीजिए कोई चीज़ हम ले लें, जैसे मान लीजिए बी ले लेते हैं, तो ईएस प्लस बी आपस में क्रिया किया। अब क्रिया करके क्या हो जाता है, ई आपका क्या हो जाएगा, यानी जो एंजाइम उत्प्रेरक में निकल कर भाग जाएगा। और जो यस है यानी यस और बी आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, पी फॉर प्रोडक्ट बना लेते हैं। कहने क्या मतलब, देखिए ई प्लस यस, एपिसोड क्या ईएस माध्यमिक यौगिक हुआ। अब पुनः ईएस है और प्लस मान लीजिए कोई दूसरा यौगिक अभिकारक जैसे बी, तो क्या एंजाइम निकल कर बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या एस बी बन गया। और एस बी माने क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने क्या, पी, ठीक ना। और ये ई क्या हो जाएगा, निकल कर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। कहने का मतलब है एक एंजाइम हुआ और एक अभिकारक आपस में मिलेंगे और बनाते हैं क्या, बनाएंगे जो संकीर्ण संकर। पुनः ये संकीर्ण संकर क्या होता है, रिएक्शन करता है और एंजाइम बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपका मिल जाता है, बन जाता है। देखिए कुछ जब पार्ट 3 का लेक्चर गया था तो उसमें जैसे किशन मौर्य हुए और संदीप हुए और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत समझ में नहीं आया है। तो माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत देखिए यही है कि जब कोई एक अभिकारक रहेगा और एक क्या रहता है, एक उत्प्रेरक रहेगा, तो अभिकारक उत्प्रेरक आपस में क्रिया करते हैं और बनाते हैं माध्यमिक यौगिक। अब पुनः क्या होता है बच्चों, पुनः ये जो माध्यमिक यौगिक होता है ना, ये माध्यमिक यौगिक क्या करेगा, ये माध्यमिक यौगिक पुनः बना देता है उत्पाद और जो उत्प्रेरक है वो निकल कर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यही था माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, ठीक ना। और एक कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा कि इसमें कौन सा टॉपिक माध्यमिक यौगिक में समझ में नहीं आया आपको, क्योंकि आपने लिखा तो क्लियर पूरा नहीं आप लिख पा रहे थे कि सर कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। तो वो टॉपिक बता दीजिएगा कि एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो उसको कल के लेक्चर में
क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक ना। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आज हम देखेंगे कितने कमेंट्स आ रहे हैं। अगर भैया कमेंट्स सबमिट करोगे तभी आपको ऐसी वीडियो मिलेंगे लगातार, ठीक ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए भी, शेयर भी कीजिए आप वीडियो को कि हमारे कोचिंग के दौरान ऑनलाइन वीडियो आपको मिल रहा है। तो यार ज़्यादा से कुछ जब फीडबैक देखिए, जब कोई वीडियो हम डालते हैं पोस्ट करते हैं, जब इस पर लगातार कमेंट्स आते रहते हैं तो कुछ अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है कुछ। हाँ बच्चे हमारे जो है कुछ हमको रिस्पांस कर रहे हैं, आप वीडियो देख लेते हो यार, लाइक भी नहीं करते हो और कमेंट्स भी नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए हमारे लिए, ठीक ना। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल ये पार्ट अगला जब पार्ट 5 कल होगा, कल आप ये पूरा वीडियो आपका क्या हो जाएगा बताइए, खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।